दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम शहला ज़िया केस सुप्रीम कोर्ट 1994 को डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, मिस शहला ज़िया एंड अदर्स वर्सेस वावड़ा, ये सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है। 1994 में ये केस चला था और ये कॉन्स्टिट्यूशनल और एनवायरमेंटल लॉ के हवाले से सबसे अहम मुकदमा माना जाता है। क्योंकि इस मुकदमे के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया, उसमें पहली मर्तबा जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है ना, आर्टिकल 9, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और आर्टिकल 9 का मतलब है राइट टू लाइफ, यानी ज़िंदगी गुजारने का, जीने का सबको हक है। उसकी बड़ी अच्छी तरीके से इन्होंने इंटरप्रिटेशन की और उसका जो स्कोप है उसको मज़ीद वसी कर दिया, एक्सपेंड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के ज़रिए, ठीक है। और उसमें ये बता दिया कि भाई, राइट टू लाइफ के अंदर पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और हेल्थी इन्वायरमेंट भी आती है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं होता कि आपने किसी को मारना नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी, बल्कि राइट टू लाइफ के अंदर उस शख्स को आपने साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और साथ में ये जो मुकदमा है दोस्तों, इसने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको मज़ीद यानी कि मजबूत किया, खुसूसन इन्वायरमेंट के मामलात के अंदर। यानी अब आप इन्वायरमेंट के इश्यूज़ के अंदर ये जो है ना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर कर सकते हैं। और साथ में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो था उसको भी इंट्रोड्यूस कराया कि भाई आपने इन्वायरमेंट के हवाले से कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है तो उसमें एहतियाती जो तदाबीर हैं, प्रिकॉशंस हैं, वो आपने ज़रूर जो है ना उनके ऊपर अमल करना है। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि भाई तरक्की बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये हमारा मुकदमा है, इसको अब हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी केस का ओवरव्यू और साइटेशन मैं आपको देता हूँ। केस का टाइटल है मिस शहला ज़िया एंड अदर्स। ये पिटिशनर्स थे, इन्होंने ये केस फाइल किया था वर्सेस वावड़ा एंड सीडीए, ठीक है। वावड़ा और सीडीए ये रिस्पोंडेंट थे। तो इसकी साइटेशन है PLD 1994 सुप्रीम कोर्ट 693। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था उस टाइम, उसमें चीफ जस्टिस थे उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, इसके अलावा जस्टिस सलीम अख्तर, जस्टिस मंजूर हुसैन सियाल, ये 3 लोग थे। और इसका जो फैसला था वो 12 फरवरी 1994 को आया था। अब इसमें जो अहम कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस थे, वो 2 आर्टिकल थे जो ज़्यादा डिस्कस हुए। आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ एंड आर्टिकल 14 डिग्निटी यानी ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है। और इसके अलावा जो अहम लीगल प्रिंसिपल जो डिस्कस हुए, एक तो राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट का बात की गई इस केस के अंदर, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की बात की गई, इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात की गई और इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात की गई, ठीक है। ये आपके सामने इसका ओवरव्यू आ चुका है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका बैकग्राउंड और उसके फैक्ट्स। सो दोस्तों, किस्सा ये है कि 1991 के अंदर इस्लामाबाद में जो है ना, जो सेक्टर है F6/1, उसकी स्ट्रीट नंबर है 35। उसके कुछ लोग जो रिहायशी थे ना, उनको पता चला कि यार वावड़ा जो है ना हमारे इस एरिया के अंदर एक ग्रिड स्टेशन जो है 132 केवी का जो ग्रिड स्टेशन है वो कंस्ट्रक्ट करने जा रही है। तो उन्होंने कहा कि भाईजान, ये आप रिहायशी इलाके में जो ये ग्रिड स्टेशन लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे ज़ाहिर बात हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह लगेंगी, तो इसमें से ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स EMF वो इमिट होंगी और वो जो है ना हमारे हेल्थ के लिए बड़े नुकसानदेह हैं। इससे बच्चे, बुज़ुर्ग, बीमार वगैरह वो बहुत ही यानी कि मुतासर होंगे। तो इस प्रोजेक्ट से ना हमारी जो ज़िंदगी है उसको नुकसान पहुँचेगा और हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो सेहत है वो ख़राब होगी। तो इन लोगों ने क्या किया कि वावड़ा को जाके शिकायत लगाई। उनको कहा, सर मेहरबानी करके भाई ये जो है ना ज़रा इस मामले को देखें, ये जो आप ग्रिड स्टेशन लगा रहे हैं ना ये तो हमें नुकसान पहुंचाएगा। अब देखो दोस्तों, ग्रिड स्टेशन होता क्या है? देखें जी, जब बिजली बनती है ना पावर प्लांट में किसी में, तो वहाँ से बिजली हाई वोल्टेज की फॉर्म में जाके ग्रिड स्टेशन पे आती है और ग्रिड स्टेशन उसको फिर पूरे इलाके में डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है और उसकी वोल्टेज को लो भी कर देता है। यानी हमारे घरों में जो बिजली आती है वो ग्रिड स्टेशन से आती है। और ग्रिड स्टेशन से बिजली कहाँ से आती है? पावर प्लांट से आती है। जो थर्मल होता है, हाइड्रो होता है, जो भी पावर प्लांट है जहाँ पे बिजली बन रही है वहाँ से। तो अब जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ पे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और बड़ी हाई वोल्टेज बिजली आ रही होती है, करंट आ रहा होता है, वोल्टेज आ रही होती है। तो उनको ये कन्वर्ट कर रहे होते हैं ट्रांसफार्मर के ज़रिए, ठीक है, अप एंड डाउन कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब है जो ग्रिड स्टेशन है तो वाकई वहाँ पे ये इस तरह की रेडिएशन और हाई करंट की रेडिएशन होती हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो ये वो फील्ड्स होती हैं जिससे करंट बन रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें इमिट हो रही होती हैं। तो इन लोगों ने ये शिकायत लगाई वावड़ा को कि सर जी ज़रा मेहरबानी करेंगे, ये ग्रिड स्टेशन क्यों, ये तो रिहायशी इलाका है।
कहीं दूर जाके लगाएं, मेहरबानी करें, इससे हमारे लोग मुतासर होंगे, हमारी सेहत को भी नुकसान होगा और इन्वायरमेंट को भी नुकसान होगा। खैर, लेकिन क्या हुआ कि वापडा ने ना इनको लिफ्ट नहीं कराई, सीधी-सी बात है। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर तारिक बनोरी साहब हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर, इनको उनको उन्होंने कहा कि भाई हम सर हमारा मसला देखें। तो उन्होंने क्या किया, वो जो रेज़िडेंट्स थे ना उन इलाके के, उनका जो ख़त है उसको कंप्लेंट की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। अब वो जो रिस्पोंडेंट, वो जो पिटिशनर थे ना, वो जो लोग थे, उनके अंदर एक मिस शहला ज़िया भी थी, जो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी, तो वो भी उनमें शामिल थी। इसीलिए इस केस का टाइटल जो है ना, मिस शहला ज़िया के नाम से स्टार्ट होता है, तो वो भी शामिल थी। तो इन सब लोगों ने डॉक्टर तारिक साहब को कहा, डॉक्टर तारिक साहब ने उनकी जो खतूत हैं, जो बातें हैं, वो जाके सुप्रीम कोर्ट को यानी कि भेज दी, और सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो ख़त थे या उनकी जो शिकायतें थीं, उसको एज ए पिटिशन ट्रीट किया, और आर्टिकल 184(3) के तहत वो केस उन्होंने अपने पास लगा दिया, और उन्होंने कहा कि भाई ये तो पब्लिक हेल्थ का मामला है, ये तो पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू है, ये तो फंडामेंटल राइट्स का मसला है कि भाईजान लोगों की सेहत मुतासर हो रही है एक गिड स्टेशन से, तो हम इसको ज़रूर सुनेंगे और देखेंगे। ठीक है, अब ये केस जनाब सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो जाता है, और आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 के तहत लग जाता है, और सुप्रीम कोर्ट इसको ह्यूमन राइट्स की पिटिशन समझना यानी कि तसव्वुर कर लेती है, समझ लेती है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसके अंदर 3 जो है ना लीगल इश्यूज डिस्कस होने थे। एक था आर्टिकल 9, यानी आर्टिकल 9 का मतलब ये है कि यार ये आर्टिकल जो 9 है इसमें राइट टू लाइफ, क्या इसमें राइट टू लाइफ में सिर्फ फिजिकल एक्सिस्टेंस होती है कि बंदे को आपने फिजिकली तकलीफ नहीं पहुंचानी, उसको मारना नहीं है, क्या इसका या इसका ताल्लुक क्वालिटी ऑफ लाइफ से भी है, यानी एक शख्स के को ना सेफ और हेल्थी इन्वायरमेंट मिलनी चाहिए कि नहीं, क्या वो भी राइट टू लाइफ के अंदर आता है कि नहीं आता, ये चीज़ डिस्कस होनी थी। दूसरा इशू था आर्टिकल 14 का, कि ये जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है या जो एक्सपोजर है लोगों का इनविजिबल हेल्थ हैजर्ड का, ये इनविजिबल जो चीज़ें होती हैं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं, जो रेडिएशन होते हैं, क्या ये इंसान की जो डिग्निटी है उसको मुतासर नहीं कर रहे होते आर्टिकल 14, क्योंकि इंसान सबसे अफजल है, आपको पता है जितनी भी मखलूक़ात है उसमें इंसान बहुत आगे है, क्योंकि इंसान के पास शऊर है, इल्म है, नॉलेज है, तो इसलिए इंसान की ना एक उसका एक एहतराम है, उसकी एक इज़्ज़त है, तो क्या वो उसकी वायलेशन नहीं होती जब इन्वायरमेंट ख़राब हो जाए और उसकी सेहत हो जाए ख़राब। ठीक है, अच्छा जी, और साथ में ये, क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी इन्वायरमेंटल थ्रेट को वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 के तहत ट्रीट कर सकती है कि नहीं कर सकती, हालांकि साइंटिफिक अगर कोई जो है ना वो हो ही सबूत भी ना हो। ठीक है, अब देखें एक जगह पे आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, उसकी साइंटिफिक हमारे पास कोई अथेंटिक रिपोर्ट नहीं है कि वाकई नुकसान होगा नहीं होगा, लेकिन ख़तरा होता है फिर भी कि यार मे भी ख़तरा है, मे भी मसला इशू हो सकता है। तो उस क्या इस तरह के जो इश्यूज़ हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनको सुन सकता है फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी के अंदर, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत उनको सुन सकता है कि नहीं सकता है। तो ये 3 इश्यूज़ थे जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। अब सबसे पहले जो पिटिशनर्स थे, मिस शैला ज़िया और उनके जो दूसरे लोग थे, जो वहाँ इलाके के जो रेजिडेंट्स थे, उन्होंने क्या आर्गूमेंट दी, उन्होंने कहा कि भाईजान हमारे पास साइंटिफिक स्टडीज़ हैं अमेरिका, स्वीडन के कनाडा की, कि उसमें बताया जाता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं ना, जो ये ग्रिड स्टेशन से निकल रही होती हैं, ये भाई इसमें ये हेल्थ को मुतासर करते हैं, और जो ये हाई वोल्टेज पावर लाइन्स होती हैं ना, ये बच्चों को मुतासर करती हैं, और बच्चों में जो है ना अब ब्लड कैंसर है, ल्यूकीमा, उसका जो चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ में इससे ब्रेन ट्यूमर भी होता है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर भी होता है, डिप्रेशन भी होती है, क्यों ये जो ईएमएफ है ना, इसका जो एक्सपोजर है इंसान को बहुत मुतासर करता है। और उसने कहा कि इवन कि अगर कोई साइंटिफिक एविडेंस कंक्लूसिव ना भी हो, फिर भी जनाब जो है ना ख़तरा मौजूद रहता है, उसकी पॉसिबिलिटी मौजूद रहती है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि अपने आवाम को इन इन्वायरमेंटल और हेल्थ रिस्क से प्रोटेक्ट करे, और उन्होंने अदालत को कहा कि सर काइंडली आप हुक्म दें कि ये ग्रिड स्टेशन की जो कंस्ट्रक्शन है इसको रोक दें। अब ये किसके आर्गूमेंट थे, पिटिशनर। अब आती है वापडा भाईजान। अब वापडा क्या कहती है, वापडा ये कहती है भाईजान एक तो ये साइट जो है ना, जगह जो है ना जहाँ पे हम ये ग्रिड स्टेशन कंस्ट्रक्ट करें, बड़ी सुटेबल है। दूसरा, इस तरह के ग्रिड स्टेशन हमने पूरे पाकिस्तान में लगाए हुए हैं, मुल्तान में, लाहौर में, इधर कराची में, तो वहाँ पे तो किसी ने इशू नहीं किया, और अभी तक कोई प्रूवन हेल्थ हैजर्ड्स एस्टेब्लिश भी नहीं हुए, कहीं से कोई रिपोर्ट ही नहीं है कि वाकई से कोई नुकसान होता है, मतलब प्रूवन कोई नहीं है हमारे पास। दूसरा, इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है ना हमें इजाज़त देते हैं कि एक मखसूस लेवल तक आप एक्सपोजर
जो है ना जो लेवल्स हैं ना उसको रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और दूसरा इन्होंने कहा है कि ये जो साइंटिफिक रिसर्च ये देते फिर रहे हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के हवाले से कि उससे सेहत को नुकसान होता है, ये भी कंट्रोवर्शियल है, इंक्लूसिव है, मतलब अथेंटिक नहीं है, इसके ऊपर भी लोगों की डिफरेंट राय है। तो कहने का मतलब है कि ये सब बकवास कर रहे हैं लोग, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है, कंट्रोवर्शियल है, और इस तरह का हम ग्रेड स्टेशन पूरे पाकिस्तान में लगाते फिर रहे हैं और कहीं से कोई शिकायत भी नहीं आई। तो इससे कौन सा एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, कौन सा लोगों को पता चलता है, कुछ भी नहीं है, सब टोपी ड्रामा है। तो इन्होंने कहा है कि भाईजान कि ये जो कह रहे हैं ना कि हमारा प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए, हम ग्रिड स्टेशन को रोकें, ये फजूल है, बेसलेस है, इनकी आप बात ना सुने। अब ये किसने कहा? ये वापडा ने कहा। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जब मामला आ गया ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ों की इंटरप्रिटेशन की। सबसे पहली जो इंटरप्रिटेशन थी वो थी आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कमाल की इंटरप्रिटेशन की। उसने कहा जो लाइफ है ना, ज़िंदगी है, इसमें क्या आता है? राइट टू लाइफ का मतलब क्या है कि जीने को सबको हक है, हम किसी को मार नहीं सकते, कैद नहीं कर सकते, ज़ख्मी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा लाइफ में ये नहीं है कि सिर्फ सिंपल किसी को आपने फिजिकल तकलीफ नहीं पहुंचानी, बल्कि इसके अंदर जो ज़रूरियात की जिंदगी चीज़ें होती हैं, इसके जो इंसान का जो इर्द गिर्द का जो माहौल है, वो भी तो ज़िंदगी के लिए अच्छा होना चाहिए ना। अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, पोल्यूशन है, हर वक्त जहरीली गैसेज हैं या और मामलात हैं, तो उससे तो इंसान की जो राइट टू लाइफ ज़िंदगी मुतासर हो रही है। और ये जो जो शहरी हैं ना उनको राइट टू लाइफ के तहत एक हेल्थी इन्वायरमेंट देनी चाहिए, और रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि इन्वायरमेंट की जो डिग्रेडेशन है उसको रोके, और आवाम को, अपनी आवाम को जो जो आवाम जो ये इन्वायरमेंट की जो इश्यूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आवाम को उनसे महफूज करे, उनको प्रोटेक्ट करे। तो उन्होंने कहा है कि भाई लाइफ का सिर्फ मतलब नहीं है कि ये फिजिकल सर्वाइवल है, बल्कि लाइफ का मतलब इसमें हेल्थी इन्वायरमेंट भी आता है, हेल्थी कंडीशन भी आता है। सो हुकूमत ने जो है ना राइट टू लाइफ का जो फंडामेंटल राइट है आवाम को देना है ना, तो उसमें साथ में इन्वायरमेंट भी अच्छी प्रोवाइड करनी है, पोल्यूशन फ्री, कोई इस तरह का प्रोजेक्ट ना लगाएं जिससे आवाम को नुकसान हो। एक तो उन्होंने भजन ये भाई कमाल की इंटरप्रिटेशन की, क्योंकि इन्वायरमेंट का तो जिक्र ही नहीं है आर्टिकल 9 के अंदर, सिंपल लिखा हुआ है राइट टू लाइफ, ठीक है ना। तो उसकी इन्होंने इंटरप्रिटेशन की, और साथ में इन्होंने क्या किया, जो आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 है इसका आपस में लिंक किया। उन्होंने कहा जब भी आपने आर्टिकल 9 पढ़ना है ना, तो आर्टिकल 14 के साथ मिलकर पढ़ना है। आर्टिकल 14 क्या कहता है भाई? ये ह्यूमन डिग्निटी की बात करता है। वो ये कहता है कि जो इंसान है ना, वो एक अफजल मखलूक है, शऊर के हवाले से, इल्म के हवाले से, जितने भी बाकी मखलूक़ात हैं, तो इसकी एक अपनी डिग्निटी है, इज़्ज़त है। तो अदालत ने कहा है कि जो इंसान की जो डिग्निटी है ना वो जो है ना अनहेल्थी इन्वायरमेंट में मुतासर होती है। अगर एक इंसान है वो एक ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे गंदगी है, धुआँ है, ठीक है ना, उसकी सेहत ख़राब हो रही है, तो भाई ये तो इंसान की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है ना, उसकी डिग्निटी के ख़िलाफ़ है ना। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल जो हैज़र्ड्स हैं ना, ये इंसान की डिग्निटी, इंसान की इज़्ज़त और एहतराम और वक़ार को मुतासिर करते। तो उन्होंने कहा है कि इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है ना, इसका ताल्लुक आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 से है। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप इन्वायरमेंट साफ़ सुथरी नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी हो रही है। अच्छा जी, इसके अलावा उन्होंने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का ज़िक्र किया, और साथ में कुछ जो प्रिंसिपल दिए गए थे, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो समिट हुई थी 1992 के अंदर, उसका भी उन्होंने रेफरेंस दिया। उसमें अदालत ने कहा कि भाई जो अथॉरिटीज़ हैं ना, इनको ना ये साइंटिफिक जो है ना रिपोर्ट्स वगैरह का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता चल रहा है कि यार ये प्रोजेक्ट इससे कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, थोड़ा-सा भी खदशा है तो भाई तो फिर आप एहतियाती तदाबीर ज़रूर लें। ये ना कि रिपोर्ट का इंतज़ार करें। अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि यार इससे नुकसान हो सकता है, किसी को तकलीफ़ होती है, तो अपने जो है ना प्रिवेंटिव मेजर्स एक्शंस लाज़मी लेने हैं, ताकि ये अवाम है ना उसको, उसकी जो सेहत है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि अवाम की जो सेहत है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। यानी आप ग्रिड स्टेशन लगा रहे हैं, माना कि आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं है कि उससे वाक़ई कोई नुकसान होगा, लेकिन फिर भी आपने भई एहतियात करना है, क्योंकि हमारी अपनी अवाम की जो सेहत है वो नंबर 1 है, एनवायरनमेंट की सेहत नंबर 1 है। इसके अलावा जनाब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के हवाले से उन्होंने बात किया कि ये जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, ये भी पूरी की पूरी पब्लिक को मुतासर करते हैं। इससे इंसान के बुनियादी हकूक़ मुतासर होते हैं, इंसानी हकूक़ मुतासर होते हैं, और आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 मुतासर होता है। तो इसीलिए आज के बाद एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी मामला होगा तो हम उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत डील करेंगे। आर्टिकल 184 के तहत हम उसको डील करेंगे और एंटरटेन करेंगे, और वो केस हमारे ऊपर लगेगा। यानी आपको अगर कभी भी लगे कि यार एनवायरनमेंट का इशू है, तो आर्टिकल 184 के सब क्लॉज 3 के तहत आप हमारे पास आ सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, वैसे मज़े की बात है, अब हमारा जो मौजूदा आइन है ना, 26वीं 27वीं आइनी तरमीम के बाद तो अब आर्टिकल 184 सब क्लॉज़ उड़ गई है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा जी, अब फाइनल ऑर्डर अदालत ने क्या दिया? उन्होंने भाई, अदालत ने एक तो प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया, लेकिन साथ में एक बैलेंस किस्म की डायरेक्शंस दी, वो बड़ी कमाल की। नंबर 1, एक तो उन्होंने कहा कि भाई, कि जब भी कोई आप इस तरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, और चले चाहे मानते हैं कि उसमें खदशा कम हो के इंसान की सेहत मुतासर होगी, लेकिन फिर भी आपने प्रिकॉशंस प्रिंसिपल के ऊपर अमल करना है, एहतियाती तदाबीर का जो है ख्याल रखना है। और इवन कि साइंटिफिक सर्टेनिटी ना हो, ना हो रिपोर्ट, ना हो रिपोर्ट साइंटिफिक के भाई इससे सेहत का नुकसान होगा नहीं होगा, फिर भी आपने एहतियात करना है भाईजान। आपने मतलब अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं करनी। दूसरा उन्होंने क्या किया, जो हमारी नेस्पाक है ना, नेशनल इंजीनियरिंग सर्विस पाकिस्तान, इसको अपॉइंट किया और उसको कहा कि भाई, आप ना ये जो ग्रिड स्टेशन है उसकी जो एग्जामिन करें, देखें वाकई उससे हेल्थ इश्यूज हैं कि नहीं है, उससे हेल्थ से मुतासर नुकसान होगा कि नहीं होगा आवाम को, और रिपोर्ट हमें सबमिट करें। यानी नेस्पाक की ड्यूटी लगाई कि जाके बड़े ग्रिड स्टेशन को देख यार, वाकई वो उससे आवाम को यानी कि मुतासर होगी कि नहीं होगी, और इन्वायरमेंट का इशू होगा कि नहीं होगा, ये सारा चेक करके हमें रिपोर्ट सबमिट कराओ। साथ में जनाब तीसरी उन्होंने बात की कि भाईजान, हुकूमत को उसने कहा कि हुकूमत एक परमानेंट कमीशन बनाए, जिसमें इंडिपेंडेंट और इंटरनेशनल रिकग्नाइज साइंटिस्ट हों, एक्सपर्ट्स हों। तो फ्यूचर में जब भी आप इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लगाएं, तो उसमें हमेशा उसको उसको देखें कि भाई, इससे पब्लिक हेल्थ मुतासर होती है कि नहीं होती, इससे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है कि नहीं होता। दूसरा उन्होंने कहा है पब्लिक कंसल्टेशन एंड ऑब्जेक्शन प्रोसीजर। अदालत ने वापडा को ये कहा कि भाई, आज के बाद जब भी तुम इस तरह की कोई ग्रिड स्टेशन लगाओ, ट्रांसमिशन लाइन लगाओ, तो एक तो पब्लिक को नोटिस किया करो, बताया करो कि भाई आपके इलाके में ये लगा रहे हैं, और अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो बताएं, उनसे कंसल्टेशन करें, उनसे मशवरा करें, यानी उनको ऑन बोर्ड लिया करें। भाईजान, कोई भी ग्रिड स्टेशन लगा रहे हैं तो आवाम से पूछा करो, उन इलाके वालों से पूछा करो, उनको बताया करो, उनको नोटिस दिया करो कि भाईजान, ये हम कुछ करने जा रहे हैं, आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं है। और दूसरा 5वें नंबर पे उन्होंने कहा कि भाई, हम ग्रिड स्टेशन जो है ना, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसको हम रोक नहीं रहे, ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वाकई जो है ना, मुल्क में तरक्की हो, बिजली लगे, ग्रिड स्टेशन लगें, ताकि हर आवाम घर में बिजली जाए। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तरक्की के साथ साथ हमारी जो सेहत है, हमारी जो ज़िंदगी है, और हमारी जो प्यारी इन्वायरमेंट है, इसको भी नुकसान ना पहुँचे। तरक्की करनी है, लेकिन इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं पहुँचाना। ठीक है जी, तो ये उन्होंने 5वां जो है ना डायरेक्शन दी। अच्छा जी, अब इस केस की अहमियत क्या है? भई, सबसे पहले तो एनवायरमेंटल लिटिगेशन का आगाज़ इस केस से हुआ। इस केस के बाद ना भाईजान लाइन लगी, जो भी एनवायरमेंट का इश्यू होता था, अब आप आर्टिकल 184 सब क्लॉज़ 3 के तहत दायर कर सकते हैं, ठीक है? एनवायरमेंट का कोई इश्यू है तो सुप्रीम कोर्ट इसको जनाब जो है ना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की कैटेगरी में लेकर इसको जनाब हंगामी बुनियादों पे सुनेगी। दूसरा, इसके बाद जो है ना, इस केस के बाद हुकूमत को भी थोड़ा बहुत काम करना पड़ा। हुकूमत ने भी देखा कि हमारे जो एनवायरमेंटल रेगुलेटरी सिस्टम है, वो उसमें बड़ी कमज़ोरियाँ हैं, और हमें एक स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल कानून साज़ी चाहिए, लेजिस्लेशन चाहिए। तो आगे चल के फिर आपने पता है 1997 में हमने पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, उसको मज़ीद किया, उसमें जो कमी पेशियाँ थी वो निकाली और उसको बेहतर किया। यानी इस केस के बाद एनवायरमेंट के ऊपर हमने काम करना शुरू किया, और हुकूमत ने भी एनवायरमेंट के इश्यूज़ को सीरियस लेना शुरू किया। और अगर कोई पुराने कानून थे, कोई ऑर्डिनेंस था 1983 का, उसकी जगह पे 1947 में ये एक नया कानून बनाया, उसको मज़ीद बेहतर किया। इसके अलावा जनाब एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशन बनाना हमने शुरू किए, ठीक है ना? इस केस के बाद क्योंकि ये पहला केस था ना, उसके बाद भी बड़े केसेस आए, लेकिन हुकूमत जनाब एक्टिव हो गई। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज़ बनाई, एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल बनाए, जिनकी ज़िम्मेदारी थी एनवायरमेंटल जो कंप्लायंस है उसके मॉनिटर करना है, एनवायरमेंटल लॉज़ को इन्फोर्स करवाना है, एनवायरमेंटल डिस्प्यूट को हल करना है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आइनी तौर पे ये रिकॉग्नाइज कर लिया गया कि भाई, बेहतर एनवायरनमेंट, साफ़ सुथरी एनवायरनमेंट, ये आपका फंडामेंटल राइट है। अगर हालांकि फंडामेंटल राइट्स में लिखा नहीं था उस टाइम, अब तो खैर जो है ना 26वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 9A के अंदर तो कैटेगरिकली लिखा हुआ है कि जनाब क्लीन एंड हेल्थी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट ये हमारा राइट है। लेकिन उससे पहले सिर्फ आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 को की इंटरप्रिटेशन करके सुप्रीम कोर्ट ने ये वाजे किया कि भाई, आर्टिकल 9 के अंदर इन्वायरमेंट भी आती है, साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट भी आपका एक बुनियादी हक है। हालांकि लिखा नहीं हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने
इन आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन करके इसको भी मजबूत कर लिया। और साथ में उन्होंने कहा कि भाईजान अदालत ने जो प्रिकॉशनर का जो प्रिंसिपल है वो इंट्रोड्यूस कराया। उसने कहा कि भाई जब भी अथॉरिटीज़ कोई भी काम करें, कोई भी इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट लगाएं जिससे खदशा हो कि यार हेल्थ का इशू हो सकता है, इन्वायरमेंट का इशू हो सकता है, तो प्रिकॉशनर जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर अमल करना है, प्रिकॉशंस लेनी है, एहतियाती तदाबीर जो है ना वो इकदाम उठाने हैं ताकि कोई मसला ना हो। भले आपके पास कोई साइंटिफिक रिपोर्ट ना हो, आपको पता हो कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने एहतियात बरतनी है। सो दोस्तों ये था हमारा केस, बहुत ही मशहूर केस है दोस्तों, मिस शहला ज़िया, ठीक है, वर्सेस वापडा। इसको लाजमी तैयार कीजिएगा। बस इसकी जो मेन चीज़ है वो है आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 की जो इंटरप्रिटेशन की है। और आर्टिकल 9 की इंटरप्रिटेशन करके पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने ये बता दिया पूरी दुनिया पाकिस्तान को कि भाई आर्टिकल 9 के अंदर राइट टू लाइफ के अंदर साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट भी आती है और ये हमारा एक बुनियादी हक है। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।